एस किवदंती के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइद मोपासा की कहानी सर्वोच्च सम्मान की प्राप्ति। कुछ लोगों का जन्म कुछ तयशुदा प्रभावशाली प्रवृत्तियों को लेकर होता है। उन प्रवृत्तियों में उनकी कोई महत्वाकांक्षा अथवा कोई जीविका कमाने का उद्देश्य होता है। जैसे ही वे सोचने या बोलने की उम्र में आ जाते हैं, अपने विचारों को कार्य रूप में बदलने की बचपन से ही सिर्फ एक विचार मोंसायर कैलार्ड के दिमाग में था, और वह था सम्मानित होने का, अलंकृत होने का, पुरस्कृत होने का। जिस तरह कई बच्चे बचपन में शौकिया सैनिकों की टोपी लगाया करते हैं, उसी तरह जब वह काफ़ी छोटे थे तभी से सस्ते खिलौने के रूप में मिलने वाली जस्ते की धातु के सर्वोच्च सम्मान के सबसे बड़े पदक आदि अपने वस्त्रों पर टांगा करते थे और बड़ी शान से अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपनी नन्ही सी छाती को गर्व से फुलाकर, जिस पर धातु का वह नकली पदक और लाल फीता लटका रहता था, बाजारों की सड़कों पर घूमा करते थे। प्रारंभिक शिक्षा में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। वह बीए की परीक्षा में भी फेल हो गए थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सुसंस्कृत लड़की से शादी कर ली, क्योंकि उनके पास अपनी स्वयं की बहुत सारी खानदानी जायदाद थी। वह भी अन्य मध्यम वर्ग धनवानों की तरह पेरिस में रहा करते थे और दूसरे अन्य कम स्तर के लोगों के पास न जाकर एक उपमंत्री से साधारण परिचय होने का गर्व करते तथा इस आशा से कि वह किसी दिन मंत्री हो जाएंगे, वह अपने तबके वाले से ही मिला करते थे। सेना की टुकड़ियों के दो मामूली अफसर भी उनके खास दोस्तों में थे, परंतु मोंसायर कैलार्ड स्वयं एक सतत विचार से छुटकारा नहीं दिला पा रहे थे। वह हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनके पास अपने वस्त्रों के काजों में बांधने के लिए अच्छा सा विशेष लाल फीता पदक के साथ लटकाने वाला नहीं था। जब वह किसी व्यक्ति से मिलते और पाते कि उन्हें पूर्व में उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है, तो वह उसे ईर्ष्या से एकटक देखते रहते। कभी कभी दोपहर को उन्हें करने को कुछ नहीं होता तो वह उन मिले हुए लोगों की संख्या गिनते और स्वयं से कहते थे, जरा मैं भी देखूं कि मैडलिन और एयूडायर के बीच में कितने लोगों से मिला हूं। प्रायः गंभीरता से चलते हुए वह अपनी आधी आंखों से सम्मान के छोटे से लाल फीते के लिए बड़ी सावधानी से जांच करेंगे और जब रास्ता तय करेंगे तो अंत में पूरी तरह संख्या जोर से बोलेंगे, 8 अफसर और 17 बहादुर सिपाही। इतने सारे सब बेवकूफ़ हैं कि इस तरह प्रदर्शित करते हुए चलते हैं। आश्चर्य है कि लौटते में मुझे जानने को कितने लोग और मिलेंगे। इसके बाद वह दुखी होकर धीरे धीरे लौटते। जब लौटती भीड़ को स्वयं की ओर देखते हुए पाकर हैरान हो जाते। उन्हें वे सारे पते मालूम थे जहाँ प्रायः ऐसे लोग मिल जाया करते थे। वे ज़्यादातर रॉयल पैलेस में इकट्ठे होते। कुछ लोग रोडेला पैक्स की उपेक्षा एंक्वी ओपेरा में दिखते थे। बाएं हिस्से की अपेक्षा बॉलीवुड का दायां हिस्सा अधिकतर उन लोगों से भरा रहता था। ऐसा लगता था कि उन्हें कुछ खास किस्म के कैफ़े और थिएटर जाना भी पसंद था। जब भी मोंसायर सफ़ेद बालों वाले बुजुर्गों को यातायात के बीच से होते हुए सड़कों पर खड़ा देखता तो वह स्वयं अपने आप से कहता, वे सम्मान प्राप्त पुरस्कृत अधिकारी है और उनके लिए सम्मान से हैट उठाने की सोचता। वह अक्सर देखा करता कि ऐसे अधिकारी अन्य साधारण बहादुरों से कुछ अलग ही दिखते थे। अपना सिर कुछ अधिक शान से ऊंचा रखते हैं और देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे कुछ ज़्यादा ही सैनिक महत्व और दबदबा रखते हैं। कभी कभी यह सज्जन बेचारे एक तमाम लोगों के लिए घृणा से भर जाते। जिन्हें सम्मानित किया गया हो वह उनके प्रति समाजवादियों की तरह सोचना शुरू कर देते। उसके बाद जब वापस घर लौटते तो रास्ते में इतने सारे पदक देखकर वह बिल्कुल ऐसे खींच उठता जैसे वह भूखा भिखारी किसी बेकरी की बड़ी दुकान देखकर उत्तेजित
उत्तेजित हो उठता है। वह स्वयं से ऊंची आवाज में कहता, कब हमें ऐसी निकम्मी सरकार से छुटकारा मिलेगा। उसकी पत्नी हैरान हो जाती और पूछती, आज तुम्हें क्या हो गया है? वह उत्तर देता, हमारे आसपास जो अन्याय हो रहा है वह देखकर मैं विचलित हूँ। ओ, अवश्य ही दूसरे लोग कहीं ज़्यादा सुखी हैं। रात के खाने के बाद वह फिर उन दुकानों को देखने चला जाता जहां सर्वोच्च सम्मान के विभिन्न पदक व चक्र बेचे जाते थे। वह विभिन्न रंगों व आकारों के सैनिक सम्मान के चिन्हों को बड़े गौर से देखता और इन सबको प्राप्त करने की कामना करता। वह इच्छा करता कि शान से छाती फुलाए, इन सारे पदकों को अपनी छाती पर सजाए। बहुत प्रशंसकों की भीड़ सम्मान देखने वाले लोगों के सबसे आगे अपने हेड को बगल में दबाए चले, परंतु अफसोस, उसे किसी भी प्रकार के सम्मान वाले चिन्हों को लगाने का कोई अधिकार नहीं है। वह स्वयं अपने आप से कहता, सच में किसी भी आदमी के लिए सम्मान पाना बहुत मुश्किल है जब तक उसने कोई विशेष काम या सेवा न की हो। यदि मैं सेना में कोई अफसर बनाए जाने की बात सोचूं तो, परंतु वह नहीं जानता कि इस मामले को लेकर वह कैसे तय करे और हार कर उसने अपनी हैरान पत्नी से इस संबंध में बात की। सेना का अफसर बनने के लिए तुमने ऐसा किया ही क्या है? पत्नी बोली। वह नाराज हो गया। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि इस काम को कैसे शुरू करूँ। कभी कभी तो तुम बिल्कुल पागलों जैसी बात करते हो। एक ख्याल उसके दिमाग में आया। वह पत्नी से बोला, यदि तुम्हें मॉन्सायर रोसलिन से कुछ कहना पड़े तो शायद वह मुझे कुछ सुझा सकता है। तुम तो जानते हो कि मैं सीधे सीधे उनसे यह सब कुछ नहीं कह सकता। यह बहुत कठिन और नाजुक मामला है, पर शायद तुम्हारे कहने से वह कुछ सहज और सामान्य हो जाएगा। मादाम कैलार्ड ने वही सब कहा जैसे उसके पति ने बताया था। मॉन्सायर रोमलिन ने वायदा किया कि वह इस बारे में मंत्री से बात करेगा। उसके बाद कैलार्ड ने उसे तब तक दबाए रखा जब तक उपमंत्री ने उसे यह नहीं कह दिया कि वह एक औपचारिक प्रार्थना पत्र दे दे और अपने लिए किसी अच्छे पद की मांग करे। वह किस तरह योग्य है उसने सोचा। वह बीए तक तो है नहीं। किसी तरह वह कोई निश्चय नहीं कर सका और अंत में उसने जनता को शिक्षा का अधिकार नामक शीर्षक से एक इश्तिहार निकाला, परंतु उसे भी अपने विचारों की अस्थिरता और कमी के कारण पूरा न कर सका। अब उसने कुछ सरल विषय चुने और सफलता से उन पर लिखना शुरू किया। उसका पहला विषय था आंखों के माध्यम से बच्चों की शिक्षा। वह चाहता था कि पेरिस में बच्चों के लिए छोटे छोटे शिशु विद्यालय चलाए जाए, जहां बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को ले जाएं और प्रोजेक्टर की मदद से उन्हें मानवीय ज्ञान के विभिन्न पक्षों का अध्ययन कराया जाए। इस विषय पर नियमित कक्षाएं चलाई जाएं ताकि उन चित्रों का असर बच्चों के दिमाग पर पड़े, उन्हें ज्ञानवान बनाएं और इस तरह विज्ञान में उनकी रुचि बढ़े। इसी तरह उन्हें अन्य विषय जैसे प्राणी शास्त्र, शरीर विज्ञान, इतिहास, भूगोल, वनस्पति शास्त्र आदि भी सरलता से पढ़ाए जा सके। उसने अपनी यह नई योजना छोटे छोटे कागज़ों में छपवाई और प्रत्येक उपमंत्री को प्रत्येक मंत्री को 10-10, राष्ट्रपति को 50, प्रत्येक मेयर को 10 और स्थानीय समाचार पत्रों में 5-5 प्रतियां भेज दी। उसके बाद उसने मोबाइल छोटे पुस्तकालय के विषय में लिखा। उसका सुझाव था संतरा बेचने वाली ठेली की तरह छोटी छोटी हाथ गाड़ियों में किताबें भरकर सड़कों पर चलाई जाएं, ताकि प्रत्येक इच्छुक गृहिणी आधी पैनी फीस देकर महीने में 10 किताबें किराए पर ले सके। मॉन्सायर का मानना था इस प्रकार लोग अपने शौक नहीं दबाएंगे, इस प्रकार ज्ञान के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि ज्ञान स्वयं उनके दरवाजे पर आएगा। आदि आदि। उसके लेखों का जनता या शासन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तब भी उसने प्रार्थना पत्र भेज दिया। उसको शासन की ओर से उत्तर भी प्राप्त हुआ। वह अपनी भविष्य की सफलता के लिए भी आश्वस्त हो गया, पर इतने पर भी कुछ हुआ नहीं।
इसके बाद उसने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा मंत्री से मिलने, उन्हें आवेदन पत्र देने की बात सोची। वह उनके पीए से मिला, जो बिजली की घंटी बजाकर मिलने वालों, आवेदन करने वालों और मंत्री के अधीनस्थ अफसरों को बुलाया करता था। उसे मंत्री के पीए ने बताया कि उसके आवेदन पर बहुत सहानुभूति के साथ गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उसे सुझाया गया कि वह अपने प्रयासों में लगातार उत्साह से लगा रहे। अतः उसकी बात सुनकर मोंसायर कैलार्ड ने पुनः पहले की तरह कार्य को और अधिक तेजी से करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था मोंसायर रोसालिन उपमंत्री अब मोंसायर कैलार्ड के विषय में बहुत रुचि लेने लगे हैं। उन्होंने उसे बहुत व्यवहारिक अनुभव की बातें सुझाई। रोसालिन को भी काफ़ी सम्मानित किया गया था, परंतु कोई नहीं जानता था कि वह सम्मानित किए जाने लायक उन्होंने ऐसा कौन सा विशिष्ट कार्य किया था। उन्होंने कैलार्ड को बताया कि कौन से नए विषय लेने चाहिए। उन्होंने उसका परिचय कुछ अच्छी सम्मानित प्रतिष्ठित समितियों से भी करवा दिया, जो सम्मान के संबंध में शोध कार्य किया करती थी। मोंसायर रोडोलिन कभी कभी अपने मंत्री साथियों से भी कैलार्ड को मिलवा दिया करता था। एक दिन जब मोंसायर रोसालिन अपने दोस्त कैलार्ड के घर खाना खाने आया, जैसे कि वह पिछले कई महीनों से लगातार करता आ रहा था, उसने कैलार्ड से हाथ मिलाते हुए धीरे से बताया, मैंने हाल ही में तुम्हारे लिए एक बड़ी तगड़ी सिफारिश की है। शीघ्र ही इतिहास विषय की एक शोध समिति तुम्हें एक बड़ा काम सौंपने वाली है। फ्रांस के विभिन्न बड़े पुस्तकालयों में कुछ बड़ा शोध कार्य किया जाना है और अगले सप्ताह ही वह शोध के लिए बाहर भेज दिया गया। वह शहर शहर गया, धूल सने पुराने बड़े बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथों को देखा, परखा और शीघ्र ही तमाम बड़े पुस्तकालयों के सभी अधिकारियों के लिए खूब सरदर्द बन गया। एक दिन जब वह शायद रोयून में था, उसने सोचा कि उसे अपनी पत्नी से मिलने घर जाना चाहिए, जिससे कि वह पिछले एक सप्ताह से बिछड़ा हुआ था। अतः उसने रात 9 बजे की ट्रेन पकड़ी, जो 12 बजे के करीब उसे उसके शहर तक पहुंचा देती। अचानक पहुंचकर पत्नी को आश्चर्य में डाल देने के ख्याल से दबे पांव बिना आवाज़ किए वह घर पहुंचा। घर का दरवाज़ा बंद था, उसकी पत्नी अंदर थी। उसे धक्का सा लगा, फिर भी किसी प्रकार उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जैनी, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। वह अवश्य बहुत डर गई होगी, क्योंकि कैलार्ड ने अपने बिस्तर पर स्वयं से बात करने की आवाज़ सुनी थी, जैसे मानो वह गहरे स्वप्न में डूबी हो। उसके बाद वह ड्रेसिंग रूम की ओर भागी। उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोला और बंद किया। फिर 2-3 बार नंगे पांव वह अपने कमरे में आई और गई। फर्नीचर को सरकाया, ढंग से जमाया। अंत में उसने पूछा, तुम हो अलेक्जेंडर? हाँ, उसने अधीरता से जवाब दिया। जल्दी करो और दरवाज़ा खोलो। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह उसकी बाहों में झूल गई। ओह, कितना आनंद है, कैसा आश्चर्य है, कितनी खुशी है, तुम वापस आ गए। कमरे में घुसते ही सिलसिलेवार वह सब कुछ धीरे धीरे उतारने लगा। उसने एक कुर्सी से अपना ओवरकोट उठाया, जैसे ही वह उसे दीवार पर टांगने की उसकी हमेशा आदत थी। परंतु एकाएक वह स्तब्ध रह गया। वह आश्चर्य से सन्न हो गया। ओवरकोट के बटन के काज में एक लाल फीता बंधा था। क्यों? उसने कड़क कर पूछा। इस ओवरकोट में यह लाल फीता कैसे है? दूसरे ही क्षण उसकी पत्नी पुनः उससे लिपट गई और उसके हाथ से ओवरकोट लेते हुए बोली, नहीं, शायद तुमने भूल कर दी है, यह मुझे दे दो। उसने अब भी ओवरकोट को हाथ से नहीं जाने दिया, एक बांह से उसे पकड़ रखा था। उसने अर्धविक्षिप्त अवस्था में दोहराया, ओह, मुझे बताओ, यह किसका ओवरकोट है? यह कदापि मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें सर्वोच्च सम्मान का पदक लगा है। उसने उसे हाथ में लेने की कोशिश की। डरी हुई वह कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। सुनो, यह मुझे दे दो, तुम्हें अभी यह नहीं बताना चाहिए। यह एक रहस्य की बात है। बात को संभालने की कोशिश करते हुए वह बोली। वह क्रोधित हो उठा और अगले ही क्षण एक अनजान भय से उसका चेहरा उतर गया, पीला पड़ गया। मैं जानना चाहता हूँ, यह ओवरकोट यहाँ कैसे पहुँचा? यह मेरा नहीं है, उसने लगभग सिसकते हुए कहा। हाँ,
हाँ, यह यहाँ लाया गया है। भगवान के लिए आप मेरा विश्वास करें, सच में आपको सम्मानित किया गया है। यह सुनकर वह गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उसने ओवरकोट वहीं गिरने दिया और आराम कुर्सी में धंसते हुए कहा, मैं तुम कहती हो कि मुझे सम्मानित किया गया है? हाँ, परंतु अभी यह एक रहस्य है, गहरा रहस्य। उसने उस कीमती वस्त्र को अलमारी में बंद कर दिया और कांपते हुए उतरे मुरझाए चेहरे वाले पति के पास आई। हाँ, यह एक नया ओवरकोट है जिसे मैंने चुपचाप तुम्हारे लिए सिलवाया है, परंतु मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि सरकारी तौर पर कोई एकाध महीने तक इसके बारे में औपचारिक घोषणा नहीं की जाएगी और तुम्हें तब तक नहीं बताया जाएगा जब तक तुम अपनी शोध संबंधी यात्रा से लौट नहीं आओगे। मोन्सायर रोसालिन ने तुम्हारे लिए इतनी सब कोशिशें की है। उपमंत्री मोन्सायर रोसलिन बहुत खुशी से चीख उठा, उसने मेरे लिए इस पुरस्कार का प्रबंध किया है। ओह ओह, और उसने तसल्ली से एक गिलास ठंडा पानी पीना चाहा। सफ़ेद कागज का एक टुकड़ा ओवरकोट की जेब में से सरक कर ज़मीन पर आ गया। कैलार्ड ने उसे उठाया। वह विजिटिंग कार्ड था। उसने उसे ध्यान से पढ़ा। रोसलिन, उपमंत्री, देखा तुमने, यह है वह बात, उसकी पत्नी ने संभलते हुए कहा। वह खुशी से करीब करीब चिल्ला उठी। कोई एक सप्ताह बाद मुख्यालय राजकीय गजट में घोषणा की गई। मोन्सायर कैलार्ड को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए सर्वोच्च सम्मान के पदक से अलंकृत किया गया है।